राधा एक सीधी सादी लड़की है। उसकी सास विमला तो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी जिठानी लता को राधा बिल्कुल पसंद नहीं। राधा अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि राधा का पति मिहिर उसकी सौतन ले आया। ये कौन है जी? आप किसको घर पर ले आए? ये इस घर की नई बहू और मेरी पत्नी सोनाली है। क्या? आपने दूसरी शादी कर ली? ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ये क्या बोल रहा है बेटा? तेरी पहली पत्नी के होते हुए तू दूसरी शादी कैसे कर सकता है? कौन है ये चुड़ैल? निकाल इसे यहाँ से। माँ राधा, आप दोनों एक बात समझ लो, मैंने सोनाली से शादी अपनी मर्जी से की है, वो यहीं रहेगी। और राधा, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। पर सोनाली अब यहीं रहेगी। राधा को मिहिर की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी मिहिर सोनाली को उसी कमरे में लाता है और राधा से कहता है, राधा, तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। आज से सोनाली मेरे साथ इसी रूम में रहेगी। ये क्यों इस रूम में रहेगी? ये मेरा कमरा है, आप इसे लेकर गेस्ट रूम में चले जाओ। ओह डार्लिंग, इस गवार को तुमने सर पर चढ़ा रखा है। छोड़ो ना, हम दोनों गेस्ट रूम में ही चले जाते हैं। वैसे भी इस रूम का इंटीरियर डिजाइन मुझे खास पसंद नहीं आया। ओके डार्लिंग, जैसा तुम कहो। मिहिर उसे लेकर चला जाता है और राधा कमरे में बैठकर बहुत रोती है। तभी वहां पर विमला और लता आ जाती हैं। विमला राधा को समझाती है, लेकिन लता अपनी देवरानी के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहती है, राधा, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी जो तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से निकल गया और तुम्हारी सौतन ले आया। मेरे पति तो बिल्कुल वैसे नहीं है, वो किसी दूसरी औरत को आंख उठाकर देखते तक नहीं है। हाँ, मेरी ही कमी है कि मैंने उन्हें भगवान की तरह पूजा, उनकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। लता बहू, ये कोई समय है ऐसी बातें करने का? जाओ, राधा के लिए कुछ खाने को ले आओ। अगली सुबह सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी सोनाली और मिहिर भी वहां आ गए। सोनाली कहती है, डार्लिंग, क्या यहाँ रोज इतना ही ऑयली ब्रेकफास्ट बनता है? मुझे इतना ऑयली खाने की आदत नहीं, सुबह कुछ हेल्दी फूड खाना चाहिए। आज तुम ये खा लो डार्लिंग, कल से तुम जो कहोगी इस घर में वही बनेगा। ओके डार्लिंग, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सोनाली मिहिर को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये देखकर राधा को बहुत दुख होता है। उसके बाद मिहिर अपने ऑफिस चला जाता है। तब लता सोनाली से कहती है, सोनाली, कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? अच्छा है, लेकिन यहाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। पसंद तो मुझे भी कोई नहीं करता, सब उस राधा के आगे पीछे ही घूमते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, आओ मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। लता सोनाली से बहुत बातें करती है। जब मिहिर घर पर नहीं होता तो दोनों आपस में घंटों बातें करती। लता और सोनाली की नजदीकियां देखकर विमला सोचती है, ये लता बहू हमेशा सोनाली से गुड़ पर चींटी की तरह क्यों चिपकी रहती है? राधा से तो कभी इसने ढंग से बात भी नहीं की। राधा भी तो इसकी देवरानी है और ये देवरानी से बोलती तक नहीं, लेकिन देवरानी की सौतन से चिपकी रहती है। विमला ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहां राधा आकर पूछती है, माँ जी, आज रात के खाने में क्या बनाऊं? अरे राधा, मुझसे क्या पूछ रही है? अपने पति से पूछ। मिहिर जी। राधा कुछ बोल पाती इससे पहले ही मिहिर बोल पड़ता है, माँ, मैं और सोनाली आज शाम मूवी देखने जाएंगे और डिनर भी बाहर करेंगे, तो आप हमारे लिए कुछ मत बनाना। ये बोलकर मिहिर वहां से चला जाता है। राधा रोते हुए अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी आपने, अब ये मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे मैं इस घर में रहती ही नहीं हूँ। अरे ना ना बेटा, रो मत तू। उस सोनाली का जादू इसके सर से उतरेगा ना तो ये फिर से तुम्हारे पास ही आएगा। शाम को मिहिर सोनाली को आवाज देता है, सोनाली, सोनाली जल्दी बाहर आओ, इतनी देर करोगी तो मूवी शुरू भी हो जाएगी। ओह डार्लिंग, तुम तो तैयार भी नहीं होने देती। देखो कैसी लग रही हूँ मैं।
हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। अब चलो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। मिहिर सोनाली के साथ चला जाता है। ये सब देखकर राधा बहुत रोती है। इसी तरह एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी मिहिर सोनाली से कहता है, सोनाली, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, कल हम शॉपिंग पर जाएंगे। ठीक है डार्लिंग। बेटा, राधा को भी शॉपिंग पर ले जा, उसके सारे कपड़े पुराने हो गए हैं और वो दिन भर घर के कामों में लगी रहती है, कहीं बाहर ही नहीं जाती। बाहर जाएगी तो उसका मन भी बहल जाएगा। क्या कह रही हो माँ? मैं राधा को लेकर बाहर जाऊंगा? कभी नहीं। सॉरी माँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको रुपया दे दूंगा, आप चली जाना उसे लेकर। बेटा, तू तो राधा को बिल्कुल भूल गया है, मगर ये याद रख, वो आज भी तेरी पत्नी है और इसी घर में रहती है। हाँ, तो वो क्यों रह रही है इस घर में? चली क्यों नहीं जाती? राधा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। तुम ठीक से सोच लो और अपना फैसला मुझे बता देना। बदले में जो चाहो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मिहिर की बात सुनकर राधा के ऊपर मानो बिजली सी गिर गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। राधा अब बहुत दुखी और चुप चुप रहने लगी। एक रात विमला किचन की तरफ पानी लेने जा रही थी, लेकिन किचन में से बातों की आवाज सुनकर वो बाहर ही रुक गई और सोचने लगी, अरे, ये इतनी रात को कौन बातें कर रहा है? ये तो लता और सोनाली की आवाज लग रही है। ये दोनों इतनी रात को क्या बात कर रही है? ध्यान से सुनती हूँ तब पता चलेगा। वो दोनों की बात ध्यान से सुनती है। सोनाली लता से कह रही थी, देख मेम साहब, तेरे देवर को मैंने तेरे कहने से पटाया था, मैंने तेरा काम कर दिया। अब तू मुझे बाकी के रुपए दे दे, नहीं तो तेरे घर वालों को तेरी सारी सच्चाई बता दूंगी। अरे तू ज्यादा चालाक मत बन, मैं तुझे पहले भी कई सारे रुपए दे चुकी हूँ, अब और रुपया नहीं दे सकती। तू जैसी लड़की को इतना अच्छा घर दे दिया, इतना अच्छा पति दे दिया, और क्या चाहिए तुझे? विमला दोनों की बात सुनकर समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वो सोनाली की जन्म कुंडली निकालने में लग जाती है। तब उसे सोनाली की सच्चाई पता चलती है। एक दिन विमला सारे घर वालों को बुलाती है और कहती है, मेहर, तुमने सोनाली से शादी कर ली है, ये बात हमारे रिश्तेदारों को भी तो पता चलनी चाहिए ना। मैं तुम दोनों की शादी की खुशी में एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाहती हूँ, जिसमें मैं सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। सोनाली, तुम भी अपने रिश्तेदारों का नाम और पता बता दो, मैं खुद उन्हें निमंत्रण भेजूंगी। ये सुनकर सोनाली घबरा जाती है। तभी मिहिर कहता है, माँ, सोनाली का कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता, वो सब अमेरिका में रहता है। सोनाली खुद अमेरिका से आई है, इसलिए आप बस हमारे रिश्तेदारों को ही इनवाइट कर दीजिए। मिहिर, तुम बहुत भोले हो, तभी तो इस 420 सोनाली ने तुम्हें आसानी से बेवकूफ बना दिया। यह कोई अमेरिका से नहीं आई, ये जेल से आई है, और इसके घर वाले भी एक नंबर के चोर हैं। ये और इसके घर वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर घर लूट कर ले जाते हैं, और इसको तुम्हारी जिंदगी में लाने वाली है लता। लता, अब तुम बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, मैंने ही सोनाली को रुपया दिए थे कि वो मिहिर को अपने प्यार के जाल में फंसा ले और मेरी देवरानी की सौतन बनकर इस घर में आ जाए। लेकिन भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जलती थी तुमसे। घर के सभी लोग और माँ तुमसे प्यार करते थे, मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने मेरा घर बर्बाद किया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सारी सच्चाई जानने के बाद मिहिर सोनाली को घर से निकाल देता है और राधा से माफी मांगता है। राधा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मिहिर, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। लेकिन राधा, इसमें मेरी क्या गलती? ये सब तो भाभी ने किया है ना, मैं तो बेकसूर हूँ। अगर सोनाली सच में अच्छी लड़की होती तो क्या तुम उसे छोड़ते? कभी नहीं। और इस बात की क्या गारंटी है कि कल तुम्हें सोनाली से अच्छी लड़की मिलेगी तो तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे? राधा अपना सामान लेकर घर से जाने लगती है। विमला और मिहिर उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। राधा जाते जाते अपनी जिठानी से कहती है, भाभी, आप क्यों उदास खड़ी हो? आपने जो चाहा था वो तो पूरा हो गया ना। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। अब आप ही इस घर की बहू हैं। अब सब आपको ही प्यार करेंगे, बस।
तभी लता का पति विकास आ जाता है और कहता है, नहीं राधा, ये इस लायक नहीं कि इसे कोई प्यार करे। लता, तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें एक सेकंड भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी तो न जाने कल तुम हमारे ऊपर कौन से दुखों का पहाड़ तोड़ दोगी। लता विकास से बहुत माफी मांगती है, लेकिन वो उसे घर से निकाल देता है। लता को इस बात का पछतावा था कि उसने अपना हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। ना तो विकास अपनी पत्नी लता को माफ करता है और ना ही राधा अपने पति सरस्वती के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे राम की शादी रज्जू से हुई है और छोटे बेटे श्याम के लिए लड़की देखने का सिलसिला जारी है। एक दिन रज्जू की माँ का फोन आता है और उसकी सास फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ फोन पर रज्जू की माँ लीलावती बोलती है। हेलो समधन जी, मैं लीलावती बोल रही हूँ, रज्जू की माँ। अरे नमस्कार समधन जी, कैसी हो? बहुत दिनों के बाद याद किया आज। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अगर बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? अरे कैसी बात कर दी आपने समधन जी, आपकी बात का बुरा क्यों मानना? बोलिए बोलिए। मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। क्या आप रज्जू को कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज सकती हैं? ठीक है, हम रविवार को रज्जू को छोड़ जाएंगे। इतना कहकर सरस्वती फोन काट देती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है। रज्जू, ओ रज्जू, जल्दी यहाँ आना तो। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अभी तुम्हारी माँ का फोन आया था, उनकी कुछ दिन से तबीयत खराब है, वो तुम्हें बुला रही है। राम को फोन करके कह दे कल की 2 ट्रेन की टिकट करा देगा, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। इतना सुनते ही रज्जू राम को फोन करके सारी बात बताती है और 2 टिकट के लिए बोल देती है। शाम को खाने के टेबल पर सब रज्जू के जाने की बात करते हैं। तब रज्जू का देवर श्याम कहता है, भाभी आज बहुत खुश लग रही हो, मायके जाने की इतनी खुशी, उफ। खुश क्यों ना हो देवर जी, कितने दिन बीत गए अपनी माँ से मिले और इस बार तो मैं 1-2 महीना रह कर ही आऊंगी। जब आपका मन करे तभी आना। अच्छा एक बात तो बताओ, वहां से क्या लाओगी मेरे लिए? देवर जी कहो तो देवरानी ले आओ। वैसे भी सभी घर वाले चाहते हैं कि आपकी जल्दी से शादी हो जाए। श्याम शर्मा जाता है और चुप हो जाता है। इतने में राम कहता है, रज्जू, तुमने जाने की सारी तैयारी तो कर ली है ना? कपड़े तो रख लिए ना? थोड़े गर्म कपड़े भी रख लेना, वहां ठंड होगी, और जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। बस अगली सुबह दोनों जाने की तैयारी करने लगी। राम उन्हें स्टेशन छोड़कर घर वापस आता है। कुछ घंटों बाद रज्जू और सरस्वती गांव पहुंच जाते हैं। रज्जू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, कितनी कमजोर हो गई हैं आप। अब बेटा क्या ध्यान रखूं, उम्र भी तो हो गई है, ये बीमारियां तो लगी रहेगी। बहन जी आइए आइए बैठिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी यहाँ आई। अगले दिन सरस्वती अपने घर वापस जाने लगती है तो लीलावती से कहती है, बहन जी ध्यान रखना आप अपना, आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप भी रज्जू के साथ आ जाना। रज्जू के बिना तो घर सूना सूना लगेगा। अब सरस्वती अपने घर आ गई और घर की सारी जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। एक दिन वो कपड़े धोकर छत पर सुखाने जाती है। बाल्टी में से टपकता पानी सीढ़ियों को गीला कर देता है और नीचे उतरते समय रज्जू की सास यानी कि सरस्वती देवी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। अरे मेरी माँ मर गई, मेरा पैर तो गया। लेकिन घर में कोई नहीं था। सरस्वती जैसे तैसे अपने आप को संभालती जाकर कुर्सी पर बैठती है। वो अपनी बहू के बारे में सोचती है। अगर रज्जू होती तो मुझे संभाल लेती और घर भी संभाल लेती। अब घर के काम कौन करेगा? मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं? बहुत दर्द हो रहा है। जब राम और श्याम घर आते हैं तो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर सरस्वती के पैर पर पट्टी बांधता है और उसे आराम करने की सलाह देता है।
राम कहता है। माँ, आप बस आराम करो, मैं रज्जू को खबर कर देता हूँ, वो कल ही यहाँ आ जाएगी। अरे रहने देना बेटा, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन में वो खुद ही आ जाएगी, उसे परेशान मत कर। माँ, अब हमें श्याम की भी शादी कर देनी चाहिए। कभी घर में कोई ऐसी परेशानी आती है तो कोई तो होगा घर संभालने वाला। आप और रज्जू की घर के काम काज में मदद भी हो जाएगी। कुछ समय बाद श्याम की शादी सीमा से हो गई, लेकिन सीमा ने तो आते ही घर में क्लेश शुरू कर दिया। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती और उसे देखकर रज्जू का भी बर्ताव बदल गया। एक दिन सीमा सुबह उठने में लेट हो गई और रज्जू ने नाश्ता बना दिया। सभी अपने अपने काम पर चले गए। जैसे ही सीमा अपने कमरे से आई तो रज्जू ने कहा, तुम साफ सफाई कर लो, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। रज्जू की बात सुनते ही सीमा आग बबूला हो गई और कहने लगी, आज मैं उठने में लेट क्या हो गई? आप मुझ पर हुक्म चलाने लगी। मुझसे कोई इस तरह से बात करी है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे सीमा, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम मुझसे? मैंने कोई हुक्म नहीं दिया तुम्हें, मैं तो बस काम को जल्दी खत्म करने की बात कर रही हूँ। उन दोनों की नोक झोंक सुनकर सरस्वती बाहर आ जाती है और दोनों को समझाती है। शाम को सब एक साथ खाना खाने लगे, लेकिन खाने के बाद जब सब अपने कमरे में चले जाते हैं और खाने की टेबल पर थाली यूं ही छोड़ देते हैं, सरस्वती को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, तुम सब खाना खाकर चले गए, अब ये बर्तन कौन उठाकर रखेगा? मेरे लिए छोड़कर गई हो सारा काम, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अब दोनों बहुएं एक दूसरे के ऊपर बात टालते हुए फिर लड़ने लगी। ये देख सरस्वती परेशान हो गई। उसने दोनों को डांटा और उन्हें अपने कमरे में भेज दिया। सरस्वती ने जूठे बर्तन धोए। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। अब दोनों सास की नजरों में एक दूसरे को गिराने में लग गई। माँ जी, जब भाभी फोन पर बात कर रही थी ना, तो कह रही थी मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो देखते हैं कि कौन काम करता है। और ये हम सबकी बुराई कर रही थी वो। बहू, किसी की बात चुपके से सुनना गलत है ना, तुम आज के बाद ऐसा मत करना। अब तुम जाओ, मैं रज्जू को समझा दूंगी। सरस्वती ने रज्जू से बात करके उसे समझा दिया, लेकिन रज्जू को अपनी देवरानी पर बहुत गुस्सा आया। अब वो भी सीमा की चुगली अपनी सास से करने लगी। अगले दिन रज्जू अपनी सास के कमरे में जाती है और कहती है, मैंने सीमा को बात करते सुना था। वो देवर जी से कह रही थी कि अगर हम लोग अलग कहीं रहे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे, रोज रोज की लड़ाइयों से भी बचेंगे। सरस्वती को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जब दोनों बहुओं को लगा कि सरस्वती उनकी बातों में नहीं आने वाली, तो उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की चुगली करना शुरू कर दिया। जब सरस्वती को ये बात पता चली तो उसने इनकी लड़ाई को शांत करने का उपाय निकाला। रज्जो, सीमा, यहाँ आओ दोनों। दोनों अपनी सास के पास आती हैं। कल मैं घर में हवन करवा रही हूँ, तुम पड़ोसियों और रिश्तेदारों को आने के लिए कह दो और हवन की सारी तैयारी कर लो। हवन का दिन आ गया। पंडित जी रामायण का पाठ करने लगे। माता सीता से महान कोई पत्नी नहीं, उन्होंने अपने पति के लिए सारे राजपाट सुख सुविधाएं त्याग दी। अगर कोई पत्नी अपने पति को परिवार से अलग होने को कहती है तो वो पाप की भागीदार होती है, और बेटों को भी मां से अलग नहीं होना चाहिए। सीमा पंडित जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। ऐसे ही रामायण का पाठ अंतिम सीमा पर आ गया, जिसमें विभीषण के बारे में बताया गया था। अगर विभीषण अपने भाई का भेद न देता तो रावण का विनाश नामुमकिन था। पूजा खत्म होते ही सीमा बोल पड़ी, तभी तो मैं कहती हूँ परिवार में आपसी प्रेम होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में? आपसी प्रेम की बात कौन कर रहा है, जिसने घर में आती ही लड़ाइयां शुरू करवा दी। दोनों में फिर से नोक झोंक शुरू हो गई। सरस्वती दोनों को चुप कराते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, पड़ोसी क्या कहेंगे, सब सुन रहे हैं तुम्हारी बातें। तभी उनमें से एक पड़ोसन बोलती है, सरस्वती बहन, क्यों चुप करवा रही हो अपनी बहुओं को? हमें तो इनके बारे में सब कुछ पता है।
ये दोनों हमारे घर आकर एक दूसरे की चुगली करती है। तुम्हारे घर की हर छोटी से छोटी चीज पता है हमें। आंटी जी, हमने अपना समझ के आपको कुछ बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके सामने हमारी सास से हमारी शिकायत करेंगी। आप तो सबसे बड़ी चुगलखोर हो। सीमा की बात सुनकर सभी पड़ोसन उन्हें बुरा भला कहने लगी। उनकी बातें सुनकर दोनों बहुएं सबके सामने बहुत शर्मिंदा हुई। जब सब उनके घर चले गए तो सरस्वती ने अपनी बहुओं से कहा, अब तुम दोनों को तो बहुत खुशी होगी कि सारे मोहल्ले की औरतें हमारे ही घर में खड़ी होकर हमें ही सुनाकर चली गई। हमें काफी साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमसे ऊंची आवाज में भी बोल पाए। लेकिन आज तुम दोनों की वजह से ये सब हमारी बुराई कर रहे हैं। तुम दोनों ने ये सब अच्छा नहीं किया। सीमा, तुम्हारे इस घर में आने से पहले हम सब बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन ये सब लड़ाइयाँ तुम्हारे आने के बाद शुरू हुई है। आज के बाद तुमने घर में किसी से भी झगड़ा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा, समझी तुम? ये बात सुनकर सीमा रोने लगी और सबसे माफी मांगने लगी। पंडित जी भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने सबको शांत करवाया। कृपया आप सभी शांत हो जाइए, गुस्से से तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर आप दोनों बहुएं मिलकर रहती, घर की बात घर में रखती, तो कोई आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। आज आपको इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा। औरत ही तो होती है जो मकान को घर बनाती है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप दोनों प्यार से रहो। आपके पड़ोसी और रिश्तेदार अपने आप चुप हो जाएंगे। पंडित जी की बात दोनों बहुओं की समझ में आ गई। अब दोनों प्यार से रहने लगी। इसी तरह समय बीत गया। अब पड़ोस की औरतें बचपन का शौक समझ निक्की के घर वाले उसका एडमिशन फेंसिंग कोचिंग में करा तो देते हैं, पर कुछ सालों बाद वही शौक जब उसका जुनून और सपना बन जाता है तो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। और लड़की के हाथ में तलवार दो ना, अब मैडम तलवारबाज बनना चाहती है। बच्ची का शौक समझ दाखिला करवा दिया, क्या पता था ये सब देखना पड़ेगा। अरे बहुत हो गई तलवारबाजी, आज से तू सिर्फ रसोई और बेलन देखेगी। पर मम्मी पापा, फेंसिंग भी फुटबॉल और क्रिकेट की तरह एक स्पोर्ट है। थोड़ी और प्रैक्टिस के बाद मुझे स्टेट, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल खेलने का मौका भी मिल सकता है। निक्की की बात से भड़के हुए घर वाले आगे कुछ सुने या समझे बिना उसके घर में रहने का ऐलान कर देते हैं, जिसके कुछ हफ्तों बाद निक्की की आयुष के साथ शादी हो जाती है। ससुराल पहुंचने के कुछ दिनों बाद बहुत हिम्मत के साथ निक्की फिर वही फरियाद लिए इस बार अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, क्या मैं कोचिंग दोबारा शुरू कर सकती हूँ? कैसे कोचिंग? तेरे मम्मी पापा ने तो हमें किसी कोचिंग या पढ़ाई के बारे में नहीं बताया। वो पढ़ाई नहीं, फेंसिंग की कोचिंग है। अरे देख, अपने अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द ना मुझसे ना बोला कर, सीधे सीधे बता कि ये फेंसिंग है क्या। मम्मी पापा के साथ अपने एक्सपीरियंस के बाद निक्की कोई रिस्क ना लेते हुए सास से झूठ बोल मंजूरी ले लेती है और इसी के साथ निक्की के सपनों की दुनिया शुरू हो जाती है, जिसमें अब वो सुबह उठ जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फेंसिंग प्रैक्टिस में बिताने लगती है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं। वाओ, आई कांट बिलीव, जो सपना एक बार नामुमकिन लग रहा था, आज मैं उससे सिर्फ 2 हफ्ते दूर हूँ। निक्की, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बस अपने फॉर्म को खराब मत होने देना और नेशनल्स का मेडल तुम्हारे गले में आना पक्का है। इस बात को सुनकर निक्की नेशनल गेम की खुशी में झूमती हुई जैसे ही उस शाम घर पहुंचती है तो आयुष को पैर में प्लास्टर के साथ सोफे पर बैठा देख परेशान हो जाती है। ये क्या, कैसे हुआ? किसी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? ऑफिस से आते हुए रास्ते में किसी ने टक्कर मार दी, इसलिए बहू कल से इसके ठीक होने तक तो कोचिंग से छुट्टी ले ले, डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट बोला है। पति की हालत और सास की बात से हैरान परेशान निक्की आगे कुछ बोले बिना अपने कमरे में चली जाती है। अब मैं क्या करूंगी? दोनों तरफ मेरी जिम्मेदारी है। अगर एक भी पूरी नहीं की तो लाइफ में दोबारा सुकून की सांस नहीं ले पाऊंगी। सच बता दूं क्या? नहीं, अगर इन्होंने भी घर में कैद कर लिया तो बचा कुचा मौका भी खो दूंगी। भगवान, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया?
मन ही मन ये सब सोचते हुए निक्की घर के काम और पति की सेवा में लग जाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। बहुत सोचने के बाद भी जब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता तो निक्की सबको फेंसिंग की सच्चाई बताने का फैसला करती है और सास और पति के पास आती है। मम्मी, आयुष, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। तुम्हें भी मम्मी की तरह गैस हो गई है क्या? तू भी बूढ़ी औरत की मजाक उड़ा ले। एक दिन जब तेरे बच्चे तेरा मजाक उड़ाएंगे ना, तो मैं भी उनके साथ बैठकर हंसूंगी। घर का ये हंसता खेलता माहौल देखकर निक्की आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी गोलियां चलने की आवाज सुनकर सब डर जाते हैं और कुछ आतंकवादी घर में घुसकर सबको बाहर निकाल देते हैं, जहां उनके एरिया के बाकी सब लोग भी इकट्ठा होते हैं। ये किसी भी तरह के होशियारी नहीं करेगा। हमें बस कुछ समय के लिए चुप रहने की जगह चाहिए, इसलिए अगर तमीज में रहोगे तो जिंदा बच जाओगे, और अगर मरने का ज्यादा मन हो तो अपना सीआईडी वाला दिमाग चला सकते हो। डर की वजह से कोई इसके आगे कुछ नहीं बोलता। कुछ घंटे इसी तरह आतंकवादियों की कैद में बैठे रहने के बाद निक्की की सास गुस्से में चिल्लाने लगती है। अरे तुम कल मुंहों को आम लोगों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? मैं कहती हूँ, अरे एक एक को मेरी बद्दुआ लगेगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये अब क्या कर रही हो मम्मी? सॉरी, वो परेशान हो गई इसलिए कुछ भी बोल दिया। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, अब कुछ नहीं बोलेंगी। अरे तू डरपोक की तरह इनसे माफी मांग रहा है, कुछ तो अपने पापा के गुण ले लेता। अगर आज वो यहाँ होते तो इतनी देर में सबका गला काट चुके होते। क्या मतलब? नहीं मम्मी, प्लीज दोबारा वही सब शुरू मत करना। आखिर कोई मुझे भी बताएगा कि बात क्या है? तेरे ससुर जी अपने समय के सबसे बेहतरीन और उम्दा तलवारबाज थे। कोई कितनी भी बड़ी बंदूक या कितने भी ज्यादा हथियारों के साथ उनके सामने क्यों ना आ जाए, सबको एक एक करके चित कर देते थे। वाह, ससुर जी और क्या क्या करते थे? निक्की का इंटरेस्ट देख सास उसे ससुर जी और उनकी तलवारबाजी की कहानियां सुनाने लगती है, जिन्हें बहुत देर तक सुनने के बाद अपने आप को रोक ना पाते हुए निक्की आखिर उनसे तलवार के बारे में पूछ ही लेती है। मम्मी जी, क्या पापा जी की वो तलवार आज भी आपके पास है? अरे इन्होंने अपने बेटे से ज्यादा उस तलवार से प्यार किया है, तो फेंक कैसे देती? संदूक में संभाल कर रखी है। आयुष की बात सुन निक्की की आंखें चमक उठती हैं और वो सब कुछ भूल तलवार निकालने की बात कर बैठती है, जिसे सुन बाकी दोनों की आंखें फट जाती हैं। क्या बोला? जरा फिर से बोल। क्या कहानियां सुनकर तुम भी अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी? यही समझ लो कि तुमने झांसी की रानी के साथ ही शादी की है। ओ मोहतरमा, जरा सपनों की दुनिया से बाहर निकल आओ और शांति से बैठ जाओ। आई बड़ी झांसी की रानी बनेगी। माहौल की गंभीरता और सास आयुष का रिएक्शन देख निक्की के पास उन्हें सच्चाई बताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे और देर किए उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है, जिसे सुन दोनों भौंचक्के रह जाते हैं। और इसी के साथ अगले हफ्ते मुझे नेशनल्स खेलने का भी मौका मिला है। भरोसा कीजिए, मैं कर सकती हूँ। निक्की की बातों से अभी तक सदमे में बैठे आयुष और सास उनकी तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हैं और दवाइयाँ लाने के बहाने घर के अंदर जाने की बात करते हैं, जिस पर एक आतंकवादी भी उनके साथ घर के अंदर जाता है। निक्की दवाइयाँ लेने के बाद बाथरूम का बहाना बनाकर सास के कमरे में पहुंच जाती है। अब क्या बाथरूम भी साथ चलोगे? यहीं कमरे में रुको। 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो अंदर आकर सारी गालियाँ सिर में उतार दूंगा। निक्की बाथरूम के अंदर चली जाती है। अब क्या करूं? तलवार कैसे निकालूं? मुझे किसी भी तरह इससे छुटकारा पाना होगा। सोच निक्की, जल्दी कुछ सोच। कुछ देर परेशान बाथरूम में इधर से उधर घूमने के बाद निक्की की नजर फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ती है और वो तुरंत उसमें से कैंची निकालकर उसे छुपाते हुए चुपचाप बाहर निकल आती है। हो गया तुम्हारा सारा नाटक खत्म, अब चुपचाप ये दवाइयाँ उठाकर बाहर चलो। ऐसा बोलकर जैसे ही आतंकवादी मुड़ता है, निक्की तुरंत उसकी गर्दन पर कैंची से वार कर देती है और उसकी बंदूक हाथ में लिए संदूक से तलवार निकालने लगती है, जिसके कुछ देर बाद वो घर के पीछे वाली खिड़की से बाहर निकलकर छुपकर एक एक करके सब आतंकवादियों पर वार करके उन्हें घायल कर देती है। अब सारे पब्लिक की कैद में आ जाते हैं। ये सब देखकर आयुष और सास के साथ सारे लोग दंग रह जाते हैं। सास का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मेरी बहू सिर्फ नेशनल्स नहीं, इंटरनेशनल भी खेलेगी। हाँ।
प्रीति एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसकी एक अच्छे घर में शादी हुई है। प्रीति का पति राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर है जो आधे महीने विदेश में ही रहता और छोड़ जाता है अपने मम्मी पापा को प्रीति के भरोसे, जिसे इस देश को सुधारने की चुल ने परेशान कर रखा है। मम्मी पापा, कल एक डॉग वैक्सीनेशन का शिविर है तो मैं वहीं पूरा दिन रहूंगी। आप मेरे लिए खाना मत बनवाना। अरे बेटा प्रीति, वो बाई तो काम छोड़कर परसों ही जा चुकी, एक नई बाई देखनी पड़ेगी। माँ, आप तो जानती ही हो ना कि मैं कितना बिजी रहती हूँ। अगर कल मैं नहीं गई तो कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे। देखिए, हम इंसान तो बोलकर अपनी तकलीफों को बता सकते हैं, लेकिन वो बेचारे, उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है मम्मी। अरे बोल के भी हम क्या हासिल कर पा रहे हैं। अब ठीक है बेटा, तू जा, मैं खाना बना लूंगी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। देश भर में जितने एनजीओज हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के अधिकार के लिए हो या गरीबों में खाना बांटने का काम हो, प्रीति सबसे जुड़ी हुई थी। रोज कहीं बाहर ही रहती थी, एक शिविर में नहीं तो दूसरे में, और छोड़ जाती थी अपने सास ससुर को उनके खुद के भरोसे। और जब कोई उसे कहे, अरे प्रीति, कभी तेरी सास का हाथ भी बटा दिया कर, तो उसका एक ही जवाब रहता था, देखो, हम लोगों को तो सब कुछ घर बैठे मिल जाता है। अगर आज मैं इस शिविर में नहीं गई तो पता नहीं कितने लोग सड़क पर आ जाएंगे। प्रीति को समझाना संभव ही नहीं था और ये बात उसके सास ससुर भी मान चुके थे। इसलिए सुबह सुबह सास ही किचन में खाना बनाने जाती है और देखती है कि घर में सब्जियां खत्म है। अरे प्रीति बेटा, सुन तो जरा। क्या हुआ मम्मी? मुझे बहुत लेट हो रहा है और आप तो जानते हो ना कि अगर मैं इस शिविर में नहीं गई तो। हाँ हाँ, कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे, सब जानती हूँ। अरे पर घर में सब्जियां खत्म हो गई है। अरे जब तू वापस लौटे ना तब लेकर आना, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी, चलिए मैं चलती हूँ। और हर बार की तरह प्रीति अपनी पार्टीज और आफ्टर पार्टीज में इतनी बिजी रह गई कि सामान लाना ही भूल गई। बात केवल सब्जियों की नहीं थी, लेकिन प्रीति हर रोज किसी नए शिविर में निकल जाती थी अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर। एक हफ्ते बाद प्रीति के ससुर जी के हाथ में दर्द होने लगा। अरे बेटा प्रीति, पापा जी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, आज इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है माँ, आप हो आओ, मैं बाहर ही खा लूंगी। अरे बेटा, मैं कैसे ले जाऊं? ये काम तो हमेशा राहुल ही करता था और मुझे तो डर है कि कुछ ज्यादा बड़ी बीमारी ना हो जाए। उफ़ो, आज मुझे मेडिकल शिविर में जाना है। बेचारे बड़े बुजुर्ग जिनके अपने फैमिली वाले उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा। अगर मैं नहीं गई तो आप तो जानते ही हो, उनका चेकअप नहीं हो पाएगा। और हाँ बेटा, तू जा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। प्रीति के सास और ससुर दोनों ही काफी समय से प्रीति को समझाना चाह रहे थे कि उन्हें भी मदद की जरूरत है, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका था। उधर प्रीति शिविर में पहुंचकर सबसे मिल रही थी। काफी भीड़ थी और प्रीति इंस्टाग्राम पर फोटोज अपडेट करे जा रही थी। तभी प्रीति की दोस्त रीना उसके पास दौड़ती हुई आती है। अरे प्रीति, जल्दी चल। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे तू अभी सवाल मत पूछ और चल मेरे साथ। प्रीति रीना के साथ जाती है तो देखती है कि गरीब बुजुर्गों की लाइन में प्रीति के सास ससुर भी खड़े हैं। प्रीति को समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। उसके ऑर्गेनाइजेशन में सबकी नजर उसके सास ससुर पर थी और प्रीति को लगा कि बात उसकी इज्जत पर आ गई है। माँ, पापा जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हो कि ये शिविर गरीबों की मदद करने के लिए बनी है और आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह से लाइन में खड़े होकर। अरे बेटा, हम भले ही गरीब ना हो पर जरूरतमंद तो है ही। हमारा भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। मेरे पति के हाथ में दर्द है। मैंने सुना कि जरूरतमंद बुजुर्गों का यहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, इसीलिए चले आए।
नहीं मतलब मैं तो। प्रीति को समझ में आ गया था कि समाज को संभालने से पहले उसे अपना घर संभालना चाहिए, और वो सर झुकाकर अपने साथ। सुष्मिता अपनी जेठानी शांति के साथ रहती थी। दिखाने को दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन देवरानी जेठानी के बीच की लड़ाई उन दोनों के अलावा अगर कोई जानता था तो वो थे उनके पति। उन दोनों में हमेशा ही लड़ाई होती रहती थी, कभी खाने को लेकर तो कभी कपड़े को लेकर। ऐसे ही एक दिन सुष्मिता का पति वरुण अपनी पत्नी और अपनी भाभी शांति से कहता है, सुष्मिता भाभी और भैया, मैं सोच रहा था कि इस घर में एक नौकर रख लेते हैं, क्योंकि इस बड़े से घर में मेरी भाभी माँ और मेरी प्यारी पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहता। इस घर की सफाई करने में इन दोनों का कितना समय बीत जाता है, ये हमारे लिए खाना कैसे बना पाएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस घर में एक नौकर को ले आता हूँ। वरुण, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इन दोनों का झगड़ा देखकर मुझे लगता है कि हमें 2 नौकर रखने चाहिए। भैया, इतना बजट कहाँ है कि हम 2 नौकर रख सके। अरे आजकल नौकर कितने महंगे हो गए हैं। ये बात तो है। ठीक है, फिर 1 नौकर रख लेते हैं। हाँ हाँ, इस घर में नौकर ले आओ, लेकिन 1 नहीं 2, क्योंकि जो नौकर मेरा काम करेगा मैं नहीं चाहती कि वही नौकर मेरी जेठानी का भी नौकर बनकर रहे। हाँ हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि मेरा नौकर तेरा काम करे। हाँ तो कह दीजिए ना जेठ जी को कि आपके लिए भी नौकर ले आए वो। हाँ, मेरा पति मेरे लिए नौकर तो ले ही आएगा ना, क्यों नहीं लाएगा। इस तरह दोनों के बीच एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है। ये देख वरुण और विक्रम उन दोनों की लड़ाई में ना पड़ते हुए अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, और काम पर जाते जाते दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। भैया, अगर यही हाल रहा तो हम लोगों को कभी भी खाना समय पर नहीं मिलने वाला। हाँ, तुम सही कह रहे हो वरुण, इसलिए आज शाम को ही हमें एक नौकर का बंदोबस्त करना होगा। इस तरह विक्रम और वरुण अपने काम पर चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता और शांति की बहस होती रहती है। वो दोनों अपनी बहस में इतनी मगन हो जाती हैं कि उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत चुका है। ऐसे ही शाम हो जाती है, और शाम के वक्त जब डोरबेल बजती है, सुष्मिता दरवाजा खोलती है। उसके सामने वरुण और विक्रम के साथ एक नौकर दिखता है। उस नौकर को देखकर सुष्मिता वरुण से कहती है, अरे वाह वरुण जी, आप तो आज सुबह नौकर की बात कर रहे थे और देखो शाम को आप नौकर भी ले आए अपने साथ। पति हो तो ऐसा, वरना ना हो। सुष्मिता की बातें सुनकर शांति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने पति के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, अजी आप क्यों नहीं लेकर आए? आपको दिखाई नहीं देता मैं कितनी थक जाती हूँ? अरे भाग्यवान, इस नौकर को मैं और वरुण हम दोनों ही लाए हैं। श्याम लाल किसी एक की चाकरी नहीं करेगा, बल्कि वो पूरे घर की सेवा करेगा। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्यामलाल, किचन ऊपर है, जाकर खाना बना दो। ठीक है साहब। श्यामलाल किचन में जा ही रहा था कि तभी शांति उसे रोकते हुए कहती है, अरे श्यामलाल, पहले तुम मेरा और विक्रम जी का खाना बना देना। इन दोनों को क्या है, इन दोनों का आराम से बनाते रहना, क्योंकि ये लेट नाइट्स होते हैं। ठीक है मैम साहब। अरे ऐसे कैसे? श्यामलाल, पहले तुम मेरा खाना बनाओगे। बेचारा श्यामलाल उन दोनों की बात में फंस जाता है। वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि पहले किसका खाना बनाया जाए। ये देख अब विक्रम श्यामलाल का समय फिक्स कर देता है, और अपने समय अनुसार श्यामलाल अपना काम करता है। कुछ दिन तो घर में शांति का माहौल बना रहता है, लेकिन एक दिन श्यामलाल कपड़े धोने के लिए सुष्मिता के पास जाता है और उसे कहता है, बेन साहब, कपड़े धोने के लिए है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं अभी आपके कपड़े धो देता हूँ। उसकी बात सुनकर शांति आती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, श्यामलाल, तुम पहले मेरे कपड़े धोगे। अगर तुमने मेरे कपड़े नहीं धोए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। जी, नाम तो आपका शांति है, लेकिन आपके अंदर ना शांति नहीं है बिल्कुल भी। अरे इस समय वो मेरे कपड़े धोएगा। हाँ, श्यामलाल उन दोनों की बातें सुनकर फिर से एक बार फंस जाता है। दुखी होते हुए कहता है, मैम साहब, आप दोनों ही मुझे अपने कपड़े दे दीजिए, मैं एक साथ कपड़े धो दूंगा। नहीं, हमारे कपड़े एक साथ नहीं धुलेंगे। नहीं, हमारे कपड़े एक साथ नहीं धुलेंगे। उनकी बात सुनकर श्यामलाल बेचारा एक बार फिर कंफ्यूज हो जाता है और वहां से मुंह लटकाए नीचे किचन में जाकर काम करने लगता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है
और एक दिन श्यामलाल शांति के कमरे में कुर्सी पर खड़ा होकर पंखे को रगड़ रगड़ के साफ कर रहा था। ये देख सुष्मिता नौकर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, श्यामलाल, तुमने आज तक इस तरह से मेरे कमरे की सफाई तो नहीं करी। अरे ऐसी कौन सी मेहरबानी करी है जेठानी जी, जो तुम उनके कमरे की इतने अच्छे से सफाई कर रहे हो। श्यामलाल कुछ बोलता तभी शांति आ जाती है और सुष्मिता को जवाब देते हुए कहती है, देवरानी जी, आप कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि अभी आपके कमरे की सफाई का समय नहीं आया है, तो आप मेरे कमरे में आकर अपना लेक्चर मत दो श्यामलाल को। सुष्मिता मुंह बनाते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद श्यामलाल सुष्मिता के कमरे की सफाई करने आता है। सुष्मिता श्यामलाल से अपने दरवाजे को भी घिसवाती है और अपने शीशे को भी चमकवाती है। कभी अपने कमरे के फर्श को अच्छे से रगड़वाती है और इस तरह श्यामलाल पूरी तरह से फंस जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन दोनों को कैसे संभाला जाए, लेकिन वो बेचारा करता भी क्या, मजबूर था। ऐसे ही एक दिन श्यामलाल बाजार से सब्जियां लेने जा रहा था, तभी वो खुद से कहता है, क्यों ना मैं एक ही समय पर दोनों मेम साहब की सब्जियां ले आऊं और दोनों को अलग अलग समय पर दिखा दूंगा कि मैं अलग समय पर यही सब्जियां लेकर आया हूँ। यही ठीक रहेगा। इस तरह श्यामलाल सब्जियों को लेकर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसता है वैसे ही उसके सामने सुष्मिता और शांति खड़ी होती है। ये देख श्यामलाल के पसीने छूट जाते हैं। ये देखकर सुष्मिता कहती है, क्यों श्यामलाल, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तुमने कोई गलत काम किया है क्या? श्यामलाल, मैंने कितनी बार मना किया था कि इसके काम के साथ मेरा काम नहीं करना, लेकिन तुमने फिर से वही किया ना जो तुम्हें नहीं करना था। इस तरह दोनों अब श्यामलाल को खरी खोटी सुनाने लगती है और इतना सुनने के बाद कोई नौकर उनके घर में काम कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए श्यामलाल ने जवाब देते हुए उन दोनों से कहा, मेम साहब माफ करना, लेकिन मैं आपके घर में और काम नहीं कर सकता क्योंकि एक ही काम दो दो बार करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अरे तो क्या तुम उसके पैसे नहीं ले रहे हो? उसकी ये बात सुनकर बेचारा श्यामलाल चुप हो जाता है और ना चाहते हुए भी उन दोनों का काम करना पड़ता है। अलग अलग समय पर एक ही काम 2 बार करता हुआ खुद को देख वो बहुत परेशान होता रहता है। परेशान होकर विक्रम और वरुण के पास जाता है और कहता है, साहब मैं और काम नहीं कर सकता, यहाँ एक ही काम 2 बार करना पड़ता है। अरे एक काम अगर कोई 2 बार करेगा तो परेशानी हो जाएगा ना, इसलिए मैंने अब ठान लिया है कि इतने कम पैसों में मैं नहीं काम करने वाला। अगर आपको काम करवाना है तो आप किसी दूसरे नौकर को ढूंढ लो। मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा कि आप दोनों अपनी अपनी पत्नियों के लिए अलग अलग नौकर रखना, वरना उस बेचारे का भी मेरे जैसा ही हाल हो जाएगा। इतना कहकर श्यामलाल उनकी नौकरी उनको ही सौंप कर चला जाता है। इस तरह बेचारे वरुण और विक्रम परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद उन दोनों की पत्नियां हॉल में आती है और अपने पतियों से कहती है, अरे श्यामलाल कहाँ है? अरे श्यामलाल कहाँ है? दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वो काम छोड़कर चला गया। तुम दोनों ने उसके नाक में दम कर रखा था। अच्छा, तो हम लोगों ने उसके नाक में दम कर रखा था तो तुमने उसको निकाल दिया ना, तो अब इस घर का काम तुम लोग ही करोगे। हाँ, मेरी देवरानी बिल्कुल सही कह रही है, अब इस पूरे घर का काम तुम लोगों को ही करना होगा। इतना कहकर दोनों देवरानी जिठानी चली जाती हैं। अब बेचारे वरुण और विक्रम दोनों को ही घर का काम करना पड़ता है। घर की सफाई, कपड़े धोते, बर्तन धोते और खाना बनाने के बाद बेचारे दोनों ऑफिस। बलविंदर की पहली बीवी को बच्चा ना होने के कारण वो दूसरी शादी करता है, लेकिन जब दूसरी शादी से भी बच्चा नहीं होता तो वो तीसरी शादी करता है और तीसरी शादी करने के बाद भी जब उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं होता तो वो डॉक्टर को दिखाता है और फिर, बलविंदर जी, दोष आपकी बीवियों में नहीं, आप में है। आप में ही कुछ मेडिकल रीजंस की कमियां हैं जिनके कारण आप कभी भी किसी बच्चे के बाप नहीं बन सकते। अरे बाप रे, ये तो घोर समस्या हो गई। एक बच्चे का बाप बनने का मेरा सपना था और आज वही चूर चूर हो गया। 3 बीवियों में पहली बीवी इंद्राणी, दूसरी बीवी सुधा और तीसरी बीवी कलावती। मुझे एक माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है। मुझे भी, इसीलिए तो मैंने शादी की थी। अरे लेकिन अब किसे पता था कि हमारे पतिदेव में ही कमी होगी। अब हम क्या करें? हम एक बच्चे को गोद लेते हैं। तीनों एक बेटे को गोद लेते हैं।
जिसका नाम प्रमोद रखा जाता है। 20 साल बाद अब तीनों भी बूढ़ी हो चुकी होती हैं। बलविंदर भी बूढ़ा हो चुका था। प्रमोद एक अच्छी नौकरी करता है। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए तीनों माएं प्रमोद की शादी पाखी नाम की एक लड़की से करा देते हैं। शादी के बाद बहू पाखी की पहली रसोई की रस्म की बारी आती है। मेरी प्रिय 3 सासू माओ, आज मेरी पहली रसोई है। बताइए क्या बनाऊं? क्या पसंद है आप तीनों को? बहू तू ना कढ़ाई पनीर, सूजी का हलवा और पुदीने की चटनी बना दे। अरे नहीं नहीं, ये क्या पसंद है? अरे पाखी बहू, तू छोले भटूरे, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी बना और पंजाबी लस्सी भी बना दे। ओफो, सच में मेरी सौतन हो, खाने के मामले में तुम्हारा टेस्ट और चॉइस दोनों भी बकवास है। बहू, नॉर्मल सिंपल सात्विक भोजन बना दो और हलवा पूड़ी खीर का भोग चढ़ा दो भगवान को मंदिर में। अरे कैसे तुम दोनों अपनी मनमानी कर रही हो? मैं तुम दोनों से पहले आई थी बलविंदर जी के जीवन में, और तुम दोनों से उम्र में भी मैं बड़ी हूँ। इसका मतलब मैं पाखी बहू की बड़ी सास हुई? नहीं, उम्र बस एक अंक होती है। मैंने सबसे ज्यादा देखभाल की है प्रमोद की, इसलिए मैं एक सास होने का ज्यादा हक रखती हूँ। पाखी बहू, तुझे मेरी बात माननी होगी। नहीं, तू मेरी बात मानेगी। जो मैंने कहा है वही तू करेगी। नहीं, मेरी बात मानेगी वो। नहीं मेरी। तीनों सास आपस में चिल्लाने लगती है और फिर वहां पर बलविंदर और प्रमोद आ जाते हैं। अरे ये क्या बिल्लियों की तरह लड़ रही हो तुम तीनों सास? पाखी बहू को घर में आए पूरे 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। बाकी तुम एक काम करो, तीनों माओं की कही गई डिशेस में से हर एक की 50-50% डिशेस बना दो। लेकिन लेकिन बस, अब प्रमोद ने कह दिया सो कह दिया। तुम तीनों अब झगड़ना और बहस करना बंद कर दो। पाखी तीनों सासों की कही गई आधी आधी डिशेस बनाती है और इस तरह अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है, जिसके बाद उसकी तीनों सास उसे शगुन और नेक देती हैं। फिर एक दिन, अरे पाखी बहू, तुमने अपना सारा काम निपटा लिया है ना? तो जरा यहाँ आना। मेरे ना घुटनों की मांसपेशियों में बड़ा दर्द हो रहा है। जरा तेल या बाम से मालिश तो कर दे बेटा। तभी वहां पर इंद्रानी और कलावती भी आते हैं। पाखी बहू, चलो मेरे साथ बाजार। मुझे ना नई साड़ियाँ खरीदने हैं। तुम्हारी फैशन सेंस बहुत अच्छी है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अरे पर मैं यहाँ पे पहले आई, तुम्हारे साथ ही सही, लेकिन मेरी स्पीड सबसे तेज थी। पाखी बहू, मेरे कमरे की अलमारी और पर्दे साफ कर दो ना, बहुत धूल जम गई है। मुझे खांसी भी आ रही है। अरे ऐसे कैसे तुम दोनों मेरी बहू को अपने साथ ले जा सकती हो? सबसे पहले मैंने बहू को कहा है कि वो मेरे घुटनों की मालिश कर दे। अब जाओ, 1 घंटे के बाद अपनी ये फीकी शक्लें लेकर फिर से आना। सुधा मैडम, ज्यादा ना बोलो। पाखी बहू को तुम दोनों से ज्यादा नेक दिया है मैंने, इसलिए पाखी बहू तो मेरा ही काम करेगी। और वैसे भी ये सुशील सर्वगुण संपन्न बहू अपनी इस बेचारी बूढ़ी सास को खांसते हुए कैसे देख सकती है? क्यों पाखी बहू? हाँ, पर नहीं पाखी बहू, तुम इन दोनों की भावनाओं के जाल में मत फंसो। और रही बात शगुन और नेक की, तो रिश्तों को प्यार के भाव से तोला जाता है, ना कि पैसों के भाव से। मतलब ही कहीं के। ओ इंद्रानी, ज्यादा मत उछलो, पता है कौन कितना मतलबी है। उफो, अब फिर से आप तीनों मत शुरू होइए। मैं आप तीनों की काम करूंगी, लेकिन बारी बारी। सबसे पहले सुधा सासू माँ का, फिर कलावती सासू माँ और फिर इंद्रानी सासू माँ का। इसके बाद तीनों सासू में फिर से लड़ाई और कहासुनी छिड़ जाती है। फिर एक दिन जब पाखी घर का किराने का सामान लेने बाहर निकल रही होती है कि तभी, बहू, मुझे ना मेरा पुराना संदूक नहीं मिल रहा, तू आकर ढूंढ देगी क्या? अब ठीक है इंद्रानी सासू माँ। पाखी इंद्रानी के कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसे सुधा रोक लेती है, हाथ में खूबसूरत साड़ी लिए। पाखी बहू, ये मेरे ना साड़ी पर पिछली बार अचार गिर गया था, इसे प्लीज अच्छे से धो देना। वो कल शाम को विमला जी के बेटे की शादी में जाना है ना, एक ही बार पहनी है ये साड़ी मैंने,
अभी धो देगी तो कल तक अच्छे से सूख जाएगी और कड़क इस्त्री करके मैं तेरा परफ्यूम मार कर शादी में जाऊंगी। हाँ, लेकिन सुधा सासू माँ, उतने में कलावती भी वहाँ पर एक कढ़ाई लेकर आ जाती है। पाखी बहू, ये मैंने कल रात को मेहंदी भिगोई थी लोहे की कढ़ाई में, मेरे बालों में लगा देना बिटिया। तू तो मेरी प्यारी बहू है ना? इंद्राणी वहाँ आ जाती है और तीनों सास फिर से एक दूसरे को गुस्सेल आंखों से देखती है और फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देती है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? खरीद लिया है क्या मेरी बहू को? ये मेरी बहू है। तुम मेरी पड़ोसन है क्या? ये मेरी भी बहू है और मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। तुमने खरीद नहीं लिया है ना, तो ये मेरी है, सिर्फ मेरी इकलौती बहू मेरी पाखी, मेरा ही काम करेगी। क्यों पाखी? नहीं नहीं, ये मेरा काम करेगी। पहले मैंने आवाज लगाई थी। तुम दोनों तो ऐसी बहू पाने के लायक भी नहीं हो। हट जाओ तुम दोनों और खुले मैदान में जाकर एक दूसरे से लड़ो और नोचो एक दूसरे को। लेकिन पाखी बहू तो सिर्फ मेरी ही सुनेगी और मेरे ही आदेशों का पालन भी करेगी। तीनों सासों के बढ़ते झगड़े को देख पाखी अपना आपा खो देती है और जोर से चिल्ला पड़ती है। बस बहुत हुई आप तीनों की तू मैं। अरे रोज ना ड्रामा लगाती रहती हो। 50 साल की बूढ़ी औरतें हो गई हो, फिर भी बच्चों की तरह लड़ती रहती हो। अब बस बहुत हुआ। अब तो मैं आप तीनों में से किसी की भी बात नहीं सुनूंगी और मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। अब मुझ में और सहन शक्ति नहीं बची, मैं चली। अब लड़ो झगड़ो, एक दूसरे को मारो पीटो नोचो, जो करना है करो। पाखी अपना सूटकेस लेकर घर से बाहर निकलने लगती है। तभी तीनों सास बेहद घबरा जाती हैं और भावुक होकर पाखी से विनती करने लगती है। पाखी बहू, बहू हमें छोड़कर मत जाओ ऐसे। अरे हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। इतने कम समय में ही तुम हम सबकी जीने की वजह बन चुकी हो। माफ कर दो हमें बेटा। हाँ पाखी बहू, हम आइंदा से कभी नहीं लड़ेंगे और हंसी खुशी मिलकर बात करते रहेंगे, वादा करते हैं। हाँ बहू, लेकिन तू मत जा प्लीज। ये घर तेरे बिना सुना सुना हो जाएगा। हम तीनों सासों की एक ही तो बहू है, लेकिन हम अपनी एक बहू को बेटी की तरह प्यार देंगे, उसके साथ सहेलियों की तरह रहेंगे। लड़ाई झगड़ा सब कुछ छोड़ देंगे बेटा, लेकिन तू छोड़ के मत जा। अपनी तीनों सासों को भावुक देखकर पाखी की भी आंखें भर आती है और वो उन तीनों को माफ कर देती है और उनके गले लग जाती है। इसके बाद तीनों सास अपनी एक बहू संग खुशी से मिलजुल कर रहती हैं और आपस में जरा भी लड़ाई झगड़े नहीं करती। ड्राइवर बहू राशि की शादी एक कैब ड्राइवर से होती है। उसके 2 बच्चे और सास बड़े ही प्यार से जिंदगी चल रही होती है कि एक दिन राशि, मैं काम पर जा रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, शाम को लेते हुए आऊंगा। हाँ हाँ जा, और कभी माँ से भी पूछ लिया कर कि कोई जरूरत है कि नहीं। अरे माँ, तेरी भी जरूरत का तो वो ख्याल रखती है ना। पति काम पर चला जाता है। तभी राशि की ननद आ जाती है। अरे वाह नीतू, तू कब आई? और नंदोई जी कहाँ हैं? भाभी वो तो नहीं आए, लेकिन मैं आ गई कुछ दिनों के लिए। जरा मायके का सुख भी तो ले लूं। अरे हाँ हाँ बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। भाभी आप सबका कितना ख्याल रखती हैं, सबको आपके जैसे ही भाभी मिले। राशि मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। वो किचन से पति को फोन करती है। पति जो उस वक्त कैब चला रहा होता है फोन उठाता है। क्या बात है राशि? अगर कुछ जरूरी नहीं तो बाद में बात करें, मैं कैब चला रहा हूँ। अरे वो नीतू आई है, तो शाम को आते वक्त कल्लू हलवाई के समोसे ले आना। शादी से पहले उसे बड़े पसंद थे ना। ओ ठीक है ठीक है। वो राशि से बात कर ही रहा होता है कि सामने एक खंभे से उसकी कार टकरा जाती है। वो बेहोश हो जाता है। ओहो, पता नहीं क्यों बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया। थोड़ी ही देर में कुछ लोग राशि के पति को लेकर घर आते हैं। उसका एक्सीडेंट हुआ होता है और पैर पर चोट लगी होती है। मैडम, इनका एक्सीडेंट हुआ है,
डॉक्टर ने 6 महीने बेड रेस्ट को बोला है। राशि रोने लगती है। सभी घर वाले पति के सामने आ जाते हैं। अरे गलती मेरी थी, मुझे ड्राइव करते वक्त फोन नहीं लेना चाहिए था। नहीं जी, मैंने ही तो आपको फोन किया था, गलती मेरी थी। जो होना होता है वो तो होता ही है भाभी, अब पछताने से क्या होगा। अरे लेकिन अब घर कैसे चलेगा? मैं अकेला कमाने वाला था, किसी तरह तो घर चला रहा था। रोज की कमाई रुक जाएगी तो बच्चे कैसे पलेंगे? मैं कुछ मदद कर दूंगी भैया, इनसे भी बात कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू बेटी है इस घर की, तुझसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगेगा हमें। तो क्या करेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे ना। तू औरत होकर कर क्या सकती है, और मेरी भी उम्र हो चुकी है। वैसे आप लोगों को एक बात बोलूं, अगर बुरी ना लगे तो? हाँ हाँ बोलो ना। भाभी, आप तो इतनी अच्छी ड्राइव कर लेती हो, कैब क्यों नहीं चलाती? भैया की कैब को कुछ दिनों तक आप ही चला लो। अरे नहीं नहीं, इससे अच्छा तो हम लोग भूखे ही मर जाए। नीतू को माँ की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ तुम चुप रहो, करना तो कुछ है नहीं, बस बैठ कर दुनियादारी देखो। समाज नहीं आएगा तुम्हारे बच्चों को खाना खिलाने। राशि को थोड़ी हिचक होती है, लेकिन नीतू की बातों से उसे हौसला मिलता है। अगले दिन सारी फॉर्मेलिटी के बाद राशि तैयार हो जाती है कैब चलाने के लिए। पति भी राशि को कैब ड्राइवर के कपड़ों में देखकर खुश होता है। राशि घर से बाहर निकलती है कि पड़ोसन बोल पड़ती है। अरे देखो देखो, कैसे पैंट शर्ट कस के निकली है कैब चलाने। हाँ भाई, कोई औरत को कैब चलाते देखा है कभी? लोगों की बातों की परवाह ना करते राशि कैब लेकर निकल जाती है और शाम को घर वापस आती है। माँ जी, आज की कमाई। अरे बहू, ये पैसे नहीं आते तो घर की तरकारी भाजी कैसे होती, और बच्चों की फीस भी। माँ जी सच कहूँ, लोग भी बहुत अच्छे मिलते हैं। देखते हैं कि जब लेडीज है तो सपोर्ट करते हैं। आज तो एक मीडिया वाले ने मेरा इंटरव्यू भी ले लिया। मैंने तो कह दिया, जब औरतें रॉकेट चलाकर चांद पर जा सकती है तो मैं कैब क्यों नहीं चला सकती। जीती रहे बहू, भगवान हर घर में तेरे जैसी बहू दे, जो घर की जिम्मेदारियों के साथ बाहर का बीड़ा भी उठाने योग्य हो। माँ, ये राधिका है, तुम्हारी बहू। राधिका गांव में हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। बस हम दोनों में दोस्ती हो गई और हमने शादी कर ली। राधिका, माँ के पैर छू। अरे चल हट, नालायक। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि तेरी शादी किसी अमीर घर में करूंगी और दहेज में लाखों रुपए लूंगी, और तू गांव की इस मामूली लड़की को मेरी बहू बनाकर ले आया। लेकिन बेटे की जिद के आगे सुनीता देवी मजबूर हो जाती है। राधिका सुनीता देवी को फूटी आंख भी नहीं भाती थी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, हम दोनों मिलकर अपनी बहू को इतना सताएंगे कि वो हमसे तंग आकर ये घर छोड़कर चली जाएगी। फिर हम अपने बेटे की शादी किसी बड़े सेठ की बेटी से कर देंगे, ठीक है? अगले दिन सुनीता देवी अपने बेटे का कमरा साफ कर रही होती है। तभी बहू के सामान में उसे एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी की तस्वीर दिखाई देती है और उसके कंधे पर एक बड़ी सी बंदूक टंगी होती है। तस्वीर के नीचे लिखा होता है डाकू मंगल सिंह। ये किसकी तस्वीर है बहू? ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। बस फिर क्या था। ये सुनते ही सुनीता देवी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो भागती हुई सीधा अपने पति के कमरे में जाती है। अरे गजब हो गया जी, गजब। अरे क्या हो गया भाग्यवान, हमारी बहू एक मशहूर डाकू मंगल सिंह की बेटी है। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या कहा? डाकू मंगल सिंह? अरे मर गए रे। सुना है वो तो बड़ा ही खतरनाक डाकू है, मारता ज्यादा है गिनता कम है। लोग पुलिस वाले भी उसके नाम से कांपते हैं।
अरे सुना है वो तो हर हफ्ते 2-4 लोगों का ऊपर का टिकट कटवा ही देता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? ये हमारे नालायक बेटे ने कैसी मुसीबत हमारे गले बांध दी। हाँ वो तो है, अगर हमने बहू को जरा भी तकलीफ दी तो उसका बाप मंगल सिंह हमें गोली से उड़ा देगा। अब जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम बहू से बिल्कुल घर के काम मत करवाना, और ध्यान रहे उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना? और ऐसा ही होता है। अगले दिन सुनीता देवी रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी, ये क्या माँ जी, मेरे रहते आप खाना बना रही हैं? चलिए हटिए, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू यहाँ क्यों आ गई? जा तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं खाना बना लूंगी। सुनीता देवी जिद करके राधिका को भेज देती है। फिर एक दिन, अरे फर्श पर कितनी धूल जमी है, माँ जी देखेंगी तो नाराज हो जाएंगी, मैं अभी यहाँ पोछा लगा देती हूँ। राधिका जैसे ही पोछा लगाने लगती है कि तभी उसके ससुर की नजर उस पर पड़ती है। बंसीलाल भागता हुआ वहां आता है। अरे नहीं नहीं बहू, तुम ये क्या गजब कर रही हो? बहू तो बेटी समान होती है, और हम ना अपनी बेटियों से काम नहीं करवाते। तुम आराम से बैठकर यूट्यूब पर किड लॉजिक चैनल की सास बहू की कहानियां देखो, वो लोग ना बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बनाते हैं। सच? आप देखते हैं? अरे मैं तो रोज देखता हूँ, शहर की बहू तो मेरी फेवरेट कहानी है। हाँ, ये कहकर बंसीलाल पोछा लगाने लगता है। इस तरह राधिका के सास ससुर सारा दिन उसकी खुशामद में लगे रहते हैं और उसे किसी महारानी की तरह रखते थे। कैसा लगा बहू? पिज्जा टेस्टी तो है ना? अच्छा, मीठे में क्या खाओगी बोलो तो? माँ जी, मुझे तो काजू कतली बहुत पसंद है, और उसके बाद एक गिलास लस्सी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये सुनते ही सुनीता देवी अपने पति को कोहनी मारते हुए कहती है, अरे सुना नहीं बहू क्या मांग रही है? जल्दी से भागकर बाजार जाइए और सब खरीद कर ले आइए। हाँ हाँ भाग्यवान, अभी जाता हूँ। राधिका की तो 5 उंगलियां घी में थी। वो तो अपने ससुराल में मजे कर रही थी। दूसरी तरफ राधिका की सास उसके लिए कभी नई साड़ी खरीद लाती तो कभी उसके लिए नए गहने बनवा देती। फिर एक दिन डाकू मंगल सिंह अपनी बेटी राधिका से मिलने अपने आदमियों के साथ आता है। उन सबको देखते ही राधिका के सास ससुर डर के मारे कांपने लगते हैं। मर गया रे, डाकू मंगल सिंह तो सच में कितना डरावना दिखता है, ऊपर से इतनी बड़ी बंदूक लेकर घूमता है। कैसे हैं समधी जी? क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी अभी तक तो ठीक है, पर लगता है बहुत जल्द खराब होने वाली है। क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, बताइए बताइए कैसे आना हुआ? दरअसल आज आपके शहर में हमारी नाटंकी मंडली का प्रोग्राम है, तो इसी बहाने सोचा बेटी का ससुराल भी देखता चलूं। ये सुनते ही राधिका के सास ससुर हैरान हो जाते हैं। क्या कहा? आप नौटंकी में काम करते हैं? हाँ माँ जी, पिताजी डाकू की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, उन्हें तो कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। और ये बंदूक, ये तो असली लगती है। तभी राधिका के पिताजी अपनी नकली मूंछ निकालते हुए कहते हैं, इस मूंछ की तरह यह बंदूक भी नकली है। ये तो छर्रे वाली बंदूक है, इससे तो मैंने आज तक चिड़िया भी नहीं मारी। और खोदा पहाड़ और निकला चूहा, इसका बाप तो मामूली नौटंकी वाला निकला, और हम इससे डर कर बहू की नौकरों की तरह सेवा कर रहे थे। आपने सही कहा जी, इसके पीछे मेरे कितने पैसे खर्च हो गए, और काम कर करके मेरी तो कमर टूट गई सो अलग। अरे बहू, तूने अपने पिताजी के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, आपने तो कभी पूछा ही नहीं ना माँ।